कहते हैं बच्चे के जन्म से पहले ही माँ उसे जीने लगती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी माँ से जो एक डॉक्टर भी हैं और एक माँ भी। सिस्टम की लापरवाही ने उनसे उनका बच्चा छीन लिया है। तो शब्दों में बयां कर पाना वो दर्द मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम उस माँ से जानेंगे कि कैसे क्या लापरवाही हुई जिसके कारण उन्होंने अपना बच्चा खो दिया। मैम, सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर माधवी शाक्या है। मेरे हस्बैंड का नाम डॉक्टर अनिल कुमार है। मैं एज अ आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, मेडिकल ऑफिसर हूँ, पोस्टेड एज अ मेडिकल ऑफिसर। जी मैम, जब पहली बार आपने जांच करवाई तब आपको क्या भरोसा दिया गया था कि सब कुछ नॉर्मल है? देखिए, मैं आपको प्रकरण जो है शुरू से ही बताती हूँ। मैंने सरकार डायग्नोस्टिक महानगर से अपनी सारी इन्वेस्टिगेशंस कराई थी, जिसमें टोटल इन्वेस्टिगेशंस जो होती हैं प्रेगनेंसी के दौरान में NT-NB स्कैन, टीफा, कलर डॉपलर, इको, ये सारी इन्वेस्टिगेशंस मैंने करवाई थी। वहाँ पे सारी इन्वेस्टिगेशंस जो हैं नॉर्मल दी गई थी। मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। मैंने NT-NB स्कैन को मैंने NT-NB स्कैन जो कराया था, डॉक्टर अर्चना रॉय ने करा था, 12वें हफ्ते पे मेरा हुआ था। इसके बाद जो टीफा था, डॉक्टर अर्चना रॉय ने ही करा था, 18th वीक पे हुआ था मेरा। इसके बाद फीटल कलर डॉपलर हुआ था, जो 24 वीक पे हुआ था, वो किया था डॉक्टर राकेश जलाटा जी ने। ठीक, ये तीनों रिपोर्ट्स मेरी नॉर्मल आई थी। ठीक है, स्पेशली मैं प्रेशर दूंगी फीटल इको पे। फीटल इको मेरा बिल्कुल नॉर्मल आया था, कोई भी किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं बताई थी उन्होंने। ठीक, इसके बाद सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। एक मैंने 8.5 मंथ पे, ये आपको वीक में बता देते हैं, 31 वीक पे एक नॉर्मल USG के लिए मैम मेरी गायनेकोलॉजिस्ट ने वो करा बताया गया था। तो मैंने एक नॉर्मल USG कराया डॉक्टर सौम्या डायग्नोस्टिक पे जाके, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग गया। उन्होंने कहा कि बच्चे में कोई ना कोई एक कार्डिक एनोमली है। वो हम अब वो जो फर्दर जो और इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, USG स्कैन्स होते हैं, उससे पता चलेगा। तो उन्होंने नॉर्मल USG पे क्वेश्चन मार्क उठा दिया था। इसके बाद हमने गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए, तो उन्होंने हमको फीटल डॉपलर कराने के लिए डॉक्टर अदिति अग्रवाल शान्या स्कैन पे भेजा, जो कि 33 वीक पे हमने जाके कराया। डेट है 29 जुलाई। ठीक, 29 जुलाई पे हमने जाके कराया कलर डॉपलर। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हम बेबी में कॉम्प्लेक्स कार्डियक डिजीज एबनॉर्मलिटीज़ बता दी गई हैं। जैसे हम आपको रिपोर्ट्स भी दिखा दे रहे हैं कि उसमें क्या है। ये शानिया स्कैन्स हैं की रिपोर्ट्स हैं, जैसे कि आप ये देख सकती हैं। इसमें बताया कॉम्प्लेक्स कार्डियक डिजीज़ है, DORV है, ये डबल आउटलेट राइट वेंट्रिकुलर TGI टाइप है, माइट्रल एट्रेजिया है, सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी है, और फीटल ग्रोथ की रेस्ट्रिक्शन है। एक हम अगर आम जनता, ये तो मेडिकल टर्म्स है, आम जनता को अगर हम समझाने के लिए बताएं तो हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। 2 चैम्बर राइट साइड में होते हैं, 2 चैम्बर लेफ्ट साइड में होते हैं। ठीक, एक होता है राइट एट्रियम, ठीक, लेफ्ट एट्रियम होता है। नीचे के साइड अगर जाएंगे तो राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो हाइपोप्लास्टिक है, यानी उसका साइज़ बहुत छोटा है। ठीक, दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में एक छेद है, जिसको आप नॉर्मल भाषा में आपने सुना होगा, बच्चे के हार्ट पे छेद है। ठीक, उसको VSD बोलते हैं। वो 16 mm का है। 16 mm का जो होता है वो काफ़ी बड़ा VSD होता है। ठीक, दो कंडीशन ये हो गई। तीसरी कंडीशन है जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ऊपर नीचे के 2 चैम्बर्स होते हैं, उन दोनों के बीच में एक वॉल्व होता है, जैसे माइट्रल वॉल्व कहते हैं। तो माइट्रल वॉल्व की एट्रेजिया, यानी माइट्रल वॉल्व जो है वो आप आम भाषा में कहें कि है नहीं, बहुत सूखा हुआ है, बहुत छोटा सा है, कोई फंक्शन नहीं है उसका। ठीक, तीसरी कंडीशन ये हो गई। चौथी कंडीशन क्या है, जो अयोर्टा जो होता है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में जुड़ा होता है, वो अयोर्टा होता है जो पूरे शरीर में जाके खून देता है, वो लेफ्ट वेंट्रिकल में ना जुड़कर वो राइट वेंट्रिकल में आके जुड़ गया है। ठीक, चौथी कंडीशन ये हो गई। पांचवी कंडीशन क्या है, जो अयोर्टा है वो डेवलप ही नहीं हुआ अच्छे से, पूरी तरीके से बना ही नहीं है। 5 कंडीशन ये हो गई। ये 5 कंडीशन मेरे बेबी के हार्ट में दिक्कत थी, ये सब। ठीक है, 5 कंडीशंस हो गई। एक छठी कंडीशन जो मेरे जो बच्चा और माँ को जोड़ता है, जिसको आप नॉर्मल भाषा में नाल कहते हैं, ठीक, मेडिकल टर्म में अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं, उसमें 2 आर्टरी और 2 आर्टरी और 1 वेन होती है। ठीक, तो मेरे में कंडीशन में क्या थी, एक ही आर्टरी और एक ही वेन थी। जो एक आर्टरी होना ये शो करता है, दिखाता है कि कहीं ना कहीं कोई कंजेनाइटल दिक्कत हो सकती है। ठीक, वो एक क्वेश्चन मार्क होता है, हो सकती है। ठीक, पर उसको नेग्लेक्ट नहीं करा जा सकता है। ये 6 कंडीशंस जो हैं सरकार डायग्नोस्टिक में कहीं भी डिटेक्ट नहीं हुई हैं।
ठीक। मैम, ये आपको पहली बार कब पता चला कि आपके बच्चे में इतनी सारी दिक्कत हैं? जब आपने सरकार डायग्नोस्टिक पे ये अल्ट्रासाउंड करवाया था, तो उसमें रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल दिया? हाँ, वहाँ पे रिपोर्ट्स में हर चीज़ नॉर्मल दी है, ठीक है। हमको जो सबसे पहले क्वेश्चन मार्क उठा था, वो उठा था डॉक्टर सौम्या डायग्नोस्टिक में 28 तारीख को, 28 जुलाई को, ठीक। उस समय मेरी 8.5 नियर अबाउट 8 मंथ से ऊपर की मेरी प्रेगनेंसी थी, ठीक। इसके नेक्स्ट डे 29 जुलाई को जो हमने शाने डायग्नोस्टिक पे कराया, जो हमने आपको रिपोर्ट्स अभी दिखाई हैं, जी। वहाँ पे कंप्लीटली क्लियरली कंफर्म हुआ कि वहाँ पे हमारे बेबी में क्या-क्या दिक्कतें हैं, कॉम्प्लेक्स क्या-क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक। पर लेकिन एक होता है भाई, हम माँ-बाप हैं, हर चीज़ बहुत नॉर्मल चलती चली आ रही है, ठीक। हम भी थोड़ा कन्फ्यूज़ थे, भले ही हम मेडिकल से हैं, जी। लेकिन जब आपके ऊपर कंडीशन आती है तो आप पहले एक माँ-बाप की तरह सोचते हैं, जी, जी। ठीक है, एज़ अ डॉक्टर्स नहीं सोचते हैं। हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ था, तो हमने कहा चलो एक बार, हो सकता है शायद यहाँ की रिपोर्ट गलत हो। जी। हमने सरकार डायग्नोस्टिक पे जाके कलर डॉपलर कराया, ठीक। आपकी उसको मैं आपको रिपोर्ट्स दिखा देती जी, हूँ। जी। चलो, ठीक है। ये हमने सरकार डायग्नोस्टिक पे, फिर इसके बाद 2 अगस्त को, जी। ठीक। 29 को हमें शानिया से, 29 जुलाई को शानिया डायग्नोस्टिक से कंफर्म हुआ था। जी। फिर हमने 2 अगस्त को जाके सरकार डायग्नोस्टिक पे फिर से कलर डॉपलर कराया। जी। वहाँ पे सबसे बड़ी बात, कलर डॉपलर फिर से इन्होंने नॉर्मल दे दिया। इतनी सारी दिक्कतें होने के बाद भी फिर से कलर डॉपलर नॉर्मल कैसे आया? आपने वही सवाल नहीं उठाया? सवाल नहीं उठाया, हम बहुत कंफ्यूज हो गए, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था जब हम चैम्बर में थे। एक तो सबसे बड़ी बात, इन्होंने हमारा जो कलर डॉपलर है वो 3 मिनट में करा, विदिन 3 मिनट्स। जहाँ कलर डॉपलर करने के लिए हाफ एन आवर से हमेशा ऊपर लगता है। शाने डायग्नोस्टिक पे गए, वहाँ पे उन्होंने 45 मिनट से ऊपर हमारा करा, ठीक। इसके बाद हमने एलएफएमसी से भी कराया था कलर डॉपलर, वहाँ पे भी हमें हाफ एन आवर से ऊपर, 45 मिनट से ऊपर ही लगा है। इन्होंने हमारा कलर डॉपलर सिर्फ 3 मिनट में करके दिया है। तो जब वहाँ हुआ कि नॉर्मल है, मैंने सर से पूछा भी, सर सब कुछ नॉर्मल है? सर बोले ठीक है, नॉर्मल है। अब हम बाहर आए, बाहर आके सब कुछ एकदम होता है ना, कन्फ्यूजन वाली स्टेट थी जी, कि हम जी। क्या, भाई एक जगह हाँ, एक नॉर्मल आ जगह रहा, नॉर्मल आ रहा है, एक बाकी जगह सरकार abnormal है। डायग्नोस्टिक पे सब कुछ नॉर्मल आ रहा है, एक जगह डिफेक्ट्स आ रहे हैं 2 जगह। फिर हम थोड़ा कंफ्यूज थे, तो हमने वहाँ पे एक एलएफएमसी करके है, डायग्नोस्टिक सेंटर है वहीं महानगर में ही। जी। उस ठीक 2 घंटे बाद हमने वहाँ पे जाके कराई, ये सरकार डायग्नोस्टिक पे कलर डॉपलर कराने के बाद वहाँ पे 2 घंटे बाद हमने जाके कराई। वहाँ पे फिर से वही सारी कंडीशंस, वही सारी कॉम्प्लेक्सिटी, वही सारी कार्डिक एनोमली जो है एलएफएमसी पे भी निकल के आई हैं। तब हमें क्लियर हुआ कि सरकार डायग्नोस्टिक की जितनी भी रिपोर्टिंग हुई है सब कुछ गलत हुआ है। ये मैसेज सबको ये देना चाहते हैं कि मतलब सरकार डायग्नोस्टिक पे इतनी सारी अगर कॉम्प्लेक्स जो 5 डिफेक्ट्स हैं, प्लस एक जो अम्बिलिकल कॉर्ड की जो डिफेक्ट है, अगर आप इतनी सारी डिफेक्ट्स को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, कर पा रहे हैं, तो आप कर क्या रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो हम पूछना चाह रहे हैं ना चीज़ें, कि आप कम से कम एक डिफेक्ट तो फाइंड आउट करते हैं ना। जी। देखिए मैम, आपका दर्द जो है वो शब्दों में बयाँ कर पाना मुश्किल है, समझ सकते हैं हम इस कंडीशन को, बट अभी के लिए आप एक डॉक्टर हैं। सोचिए आपके साथ इतनी बड़ी घटना हो गई और आपको पता नहीं चला, जबकि मेडिकल लाइंस की सारी जानकारी आपको खुद होगी। तो आम जन को क्या संदेश देना चाहती हैं? जैसे ये चीज़ें अगर आपको पहले पता चल जाती, तो क्या कुछ हो सकता था? देखिए, बहुत सारे मेडिको लीगल बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। ये रिपोर्ट्स हैं, ये सब इन्वेस्टिगेशन का मेन एम क्या है? मेन एम यही है कि अगर कोई भी कंजराइटल चीज़ आती है, ये ठीक, अगर वो उसको किस तरीके से आगे लेके जाना चाहिए, ठीक, वो सब चीज़ के लिए बहुत सारे मेडिको लीगल कंडीशंस हैं। तो हम उन कंडीशंस की तरफ जाते हैं ना। अगर हमें ये चीज़ पहले पता चलता है, या हो सकता है कि हम उस तरह कोई ट्रीटमेंट या कोई भी किसी भी तरह की चीज़ें हैं, प्रेगनेंसी की और भी चीज़ें प्लानिंग्स होती हैं, हम उसकी तरफ सोचते। लेकिन हमें इतना लेट पता चला कि हम उस कंडीशंस में कुछ भी नहीं कर सकते थे। अच्छा, आपके हिसाब से सबसे बड़ी लापरवाही कहाँ पर हुई? मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ी लापरवाही सरकार डायग्नोस्टिक पे ही हुई है। सरकार डायग्नोस्टिक ने जो चीज़, देखिए, हम जो भी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, जो उनका वीक्स दे रखे हैं, ठीक? जो पर्टिकुलर वीक्स दे रखे हैं, वो पर्टिकुलर वीक्स पे क्यों बोला गया है? ताकि जो ऑर्गन है, उस चीज़ का जो डेवलपमेंट उस समय हो चुका होता है, ठीक? उस डेवलपमेंट में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, या कोई भी क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स ना हो, उस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए होता है ना। तो
बड़ी लापरवाही बस यही हुई कि आपने उस वीक पे उस चीज़ को फाइंड आउट ही नहीं करा है, जो गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस को बोला गया है, गाइडलाइंस में बोला गया है कि आप इस वीक में ये इन्वेस्टिगेशंस कराओ। पर इसलिए तो बोला गया है कि जब आप इस वीक में इस इन्वेस्टिगेशंस को करवाओगे तो ही आपको चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक, अब जैसे फीटल इको है, फीटल इको के लिए जो पर्टिकुलर वीक्स बोले गए हैं, अगर आप उससे बियॉन्ड कराते हैं या उससे पहले कराते हो तो चीज़ें नहीं आएंगी। अगर आप उसी टाइम पीरियड में आप कराते हो तो आपकी चीज़ें क्लियर आएंगी। और जो मेरी इन्वेस्टिगेशन जितनी भी हुई है उसी टाइम पीरियड्स में हुई हैं। अगर आप उसी टाइम पीरियड में फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप कुछ क्या कर रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। 5 डिफेक्ट्स आप नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं तो यानी आप सिंगल जो वहाँ पे डिफेक्ट होता होगा, छोटा माइनर तो आप बिल्कुल नहीं डिफेक्ट कर वो फाइंड आउट कर पाते होंगे। ये तो सब मेजर डिफेक्ट्स हैं। आपने अपने बच्चे को खोया है, ये सारी सिस्टम की जो लापरवाही है वो भी उजागर हो गई। सरकार डायग्नोस्टिक का एक तरह से कह लीजिए पर्दाफाश हो गया, क्योंकि एक रिपोर्ट पहले दी, फिर से दोबारा कराई, फिर नॉर्मल दे दिए। तो क्या इन सब को लेकर आपने कोई कानूनी कदम उठाया, कहीं शिकायत की? हाँ, हम लोगों ने बहुत शिकायत करी। हम लोगों को सितंबर से करना स्टार्ट करा था। मेरे पास उसके सारे पेपर्स हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। जी। हमने सीएमओ ऑफिस में भी कंप्लेन करी है। हमने डीसीपी लखनऊ महानगर में भी करी है, डीएम जिलाधिकारी लखनऊ में भी करी है, यूपी मेडिकल काउंसिल को भी करी है, एडीसीपी लखनऊ में भी करी है, सीपी पुलिस लखनऊ में भी करी है। ठीक, हमने काफ़ी जगह करा है। हमने ये इनको भी करा है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को करा है, राज्यपाल सर को करा है, राष्ट्रपति जी के यहाँ कराई है, स्वास्थ्य सचिव के यहाँ करी है काफ़ी। और हमने स्पीड पोस्ट के माध्यम से सबको भेजा है, और जहाँ संभव हो सकता है हमने जाके फेस टू फेस भी मिलने की कोशिश करी है। इतनी जगह शिकायत करने के बाद फिर आपको क्या मिला? आप अभी क्या चाहती हैं? सरकार किस प्रकार आपकी मदद करे? देखिए, हमने अभी सीएमओ ऑफिस में जो कंप्लेन करी थी उसकी रिपोर्ट्स भी आई, उसके लिए एक मेडिकल बोर्ड बैठा था। ठीक, कई बार मेडिकल बोर्ड्स की मीटिंग हुई, कई बार कैंसिल हुई हैं। लास्टली अभी 10 मार्च को उसका फाइनल मीटिंग हुई है जिसमें उनकी रिपोर्ट भी आई है। 10 मार्च को हुई थी, और हमको जो रिपोर्ट दी गई है फाइनल, वो हमें 11 अप्रैल को दी गई है, यानी पूरा 1 महीने बाद दी गई है। ठीक, उसमें जो उन्होंने जो भी रिपोर्टिंग में करा है वो सारा का सारा एक पक्ष कर दिया, वो सारा उन्होंने सरकार डायग्नोस्टिक के पक्ष में रिपोर्ट दे दी गई है। उनका मेरे पास उनका लेटर भी है जो उनका थ्रू हमें मिला है, हम आपको दिखाते हैं। जो उन्होंने हमको दिया है, आख्या दी है, चिकित्सा परिषद की आख्या मिली है हम लोग को। उन्होंने कहा है कि कोई भी मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं हुआ है। उसके लिए उन्होंने काफ़ी सारे पॉइंट्स दिए हैं। उन पॉइंट्स को हम टोटली आपको निकालते हैं, आप इसको देखिएगा। उनका क्या कहना है कि देखिए, आपको ये दिखाते हैं। उनका ये कहना है कि जो भी नेग्लिजेंस है, ठीक, आप उसको 31 टू 33 वीक पे आप उसको देख सकते हैं। 18 से 24 हफ्ते, यानी 18 से 24 वीक पे आप नहीं देख सकते। ठीक, जो भी कंडीशन हुई है। लेकिन हमने 31 से 33 वीक के बीच में सरकार डायग्नोस्टिक पे कलर डॉपलर भी कराया, उन्होंने नॉर्मल दिया है, पर लेकिन उन्होंने उस रिपोर्ट को यहाँ शो ही नहीं करा है। और वो रिपोर्ट हमने वहाँ जो है सीएमओ ऑफिस में डिपॉजिट करी थी। जितनी बार मेडिकल बोर्ड बैठा है हम हर बार गए हैं, सारी रिपोर्ट्स को अच्छे से हमने सबको एक्सप्लेन करा है। मेडिकल बोर्ड के जितने भी मेंबर्स थे सबको एक्सप्लेन करा है, वो रिपोर्ट को भी एक्सप्लेन करा है, उस पर भी हमने प्रेशर दिया था। देखिए, इन्होंने कलर डॉपलर इस वीक में जो है कराया था हमने वहाँ पे, वो रिपोर्ट ही गायब कर दी। रिपोर्ट तो हमारे रिपोर्ट इसमें जो आपने, हाँ, इसमें दिया ही नहीं, वो गायब कर दी। हाँ, आख्या में दिया ही नहीं है। उनका कहना है कि हम 31 टू 33 वीक पे डिटेक्ट कर सकते हैं। हम कह रहे चलो ठीक है, आप कर सकते हो, तो आपने फिर डॉपलर को क्यों नहीं इसमें इंक्लूड करा? डॉपलर को तो इंक्लूड कर लेते आपने। या आप कहीं ना कहीं सरकार डायग्नोस्टिक को बचाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं बचाना चाहते हैं, तभी तो आपने कलर डॉपलर को नहीं दिया है। अगर नेग्लिजेंस नहीं, नेग्लिजेंस है जिसको छिपाना चाह रहे हैं, नेग्लिजेंस अगर नहीं होता ना तो फिर चीज़ें बिल्कुल एकदम क्लियर कट आपको शो करते ना। तो कहीं ना कहीं आप चीज़ें छुपा रहे हो, आपको पता है नेग्लिजेंस है, तभी आप चीज़ें छुपा रहे हो ना। नहीं तो फिर सरकार डायग्नोस्टिक को बचाने के पीछे प्रशासन की क्या मंशा रही होगी? अब भाई ये तो हम नहीं बता सकते क्या मंशा है क्या नहीं है, लेकिन आपका आरोप ये सही है कि इन लोगों ने आपकी रिपोर्ट्स जो हैं, जो लास्ट में आपने कराई, उसको आख्या में ऐड नहीं किया। हाँ बिल्कुल, आप रिपोर्ट्स आपके पास है, आप अच्छे से इसको देख सकते हैं। अच्छे से देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन्होंने उस रिपोर्ट को इंक्लूड ही नहीं करा है। और वो साफ साफ बोल रहे हैं कि 31 से 33 वीक पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो कलर डॉपलर में क्यों नहीं आइडेंटिफाई करा, और क्यों आपने इसको शो नहीं करा है?
अभी आपकी मांग क्या है? आप क्या चाहती हैं? सिस्टम में बदलाव हो, इनको सज़ा मिले या फिर देखिए हमारे साथ जो होना था वो हो गया, हम उसको नहीं चेंज कर सकते। हमें लास्ट में पता चला हम ना तब चेंज कर सकते थे। अब हमारा बेबी हमारे पास नहीं रहा है, मेरा बेबी 15 दिसंबर को एक्सपायर हो गया है, 15 दिसंबर 2025 को एक्सपायर हो गया है। मेरा बेबी का आप खुद सोचिए, आप 2 मिनट के लिए आप अपनी सांस रोकेंगे, आपको कैसा लगने लगता है? घुटन लगने लगती है ना। मेरा बेबी 80 से 70% ऑक्सीजन पे रहता था। जिस दिन मतलब हम नेबुलाइजेशन, ऑक्सीजन देना, सब कुछ उसका चलता रहता था। जिस दिन उसको जुकाम हो जाता था, हमसे पूछिए हम कैसे रहते थे? हम दिन दिन भर रात रात भर जगे रहते थे। बच्चा मेरा दूध नहीं पी पाता था ढंग से, क्योंकि जब वो दूध पीता था, एक बच्चा एक सांस में दूध पीने की कोशिश करता है ना, भूख लगती है। वो दूध पीता था, उसकी सांस रुक जाती थी, वो तुरंत रुक जाता था या मुंह से दूध निकाल देता था। 70% ऑक्सीजन पे बेबी रह रहा है। आप खुद सोचिए कि कैसा रहता होगा बेबी। उसको जरा सा खेलने का मन करता तो थोड़ा खेलता था, थक जाता था, फिर सो जाता था। दिन भर सोता रहता था वो। थोड़ा खेलने का उसका मन करता था, नहीं खेल पाता था, क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं थी, उसके अंदर एनर्जी ही नहीं थी। अभी एक माँ होने के नाते आप दूसरी माँओं को क्या संदेश देना चाहती हैं? देखिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि हो सकता है शायद मेरे साथ जो घटित हुआ है, वो बहुत लोगों के साथ घटित हुआ होगा। वो नहीं बोल रहे होंगे, जो भी मैटर रहा हो। ये मेरा सोचना है कि मैं ये मान रही हूँ कि जब मेरा साथ इतनी बड़ी डिफेक्ट्स को नहीं फाइंड आउट कर रहे, तो माइनर डिफेक्ट्स को भी फाइंड आउट नहीं करा होगा। बहुत सारे लोग के साथ ये कंडीशंस आई होंगी। ठीक, ये तो मेरे उन लोग के लिए जिनके साथ घटित हो गया है। अगर ऐसे घटित हो गया तो आप भी आवाज़ उठाइए, अपने हक के लिए लड़िए। और जो आने वाले जो माँ है, जो पेरेंट्स हैं, मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो 2 मिनट हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप जाइए कि नहीं जाइए, वो आपका अपना खुद का डिसीजन है। ठीक, सबकी अपनी सोच होती है। पर लेकिन जो मैं मैटर बोल रही हूँ, एक बार उसको कंसीडर करिए, आप जाइए, इन्वेस्टिगेशंस करवाइए, ठीक है, लेकिन क्रॉस चेक जरूर करिए। उन पे निर्भर मत रहिए, क्योंकि ये चीज़ मैंने गलती करी है, जो मैं झेल रही हूँ वो फ्यूचर में आप मत झेलिए। बस मेरा ये है आप पे, ये आपके थ्रू, आपके चैनल के थ्रू मैं लखनऊ में या और भी जो लोग देखेंगे, ठीक, उनको बस एक मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि इतना बड़ी ये कोई छोटी घटना नहीं है। किसी माँ के हाथ से उसके बच्चे का जाना कोई छोटी बात नहीं होती है। कि इमोशन होता है, इमोशन से बच्चा पैदा होने के बाद नहीं जुड़ता है, जब से आपकी प्रेगनेंसी होती है तभी से आपके इमोशंस जुड़ जाते हैं। माँ के, बाप के, पूरी फैमिली के इमोशंस जुड़ जाते हैं। ठीक, ये लोग इमोशंस के साथ खेल रहे हैं, इनके लिए सिर्फ और सिर्फ क्या, पैसा इंपॉर्टेंट है, इमोशंस इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप अपने इमोशंस को, अपनी फैमिली की जो हैप्पीनेस है उसको प्लीज़ किसी भी डायग्नोस्टिक के हाथ में मत दे दीजिए। आप अपना डिसीजन खुद लीजिए, डिसाइड कीजिए। वीडियो देखने के बाद मेरी रिपोर्ट्स, मेरा एक इंस्टाग्राम पे भी मैंने पूरी सारी रिपोर्ट शो करी है। मेरा आप इंस्टाग्राम चैनल है, डॉक्टर मानवी शाक्य के नाम से ही है, सिंपल। आप जाइए, उस पर मैंने सब कुछ शो कर रखा है, आप उसको देखिए सारी रिपोर्ट्स, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि हम सारी रिपोर्ट्स दिखा सकें। ठीक, आप वहाँ जाके देखिए, एक एक रिपोर्ट्स पे मैंने बहुत अच्छे से बताया है। आप एनालाइज करो, आपको लगता है कि मैं ठीक हूँ, ठीक, तो फिर आप उसी हिसाब से डिसीजन लीजिए। अगर आपको लगता है मैं ठीक नहीं हूँ, मैं गलत बोल रही हूँ, तो आप बिल्कुल बेशक जाइए, कोई वो नहीं है। ठीक, आपका डिसीजन है, पर लेकिन आप अपनी फैमिली का सोच के डिसीजन लीजिए, बस मैं यही कहना चाहती हूँ। तो ये एक माँ के जीवन की कहानी है, या ये कह लें कि जब से बेबी स्टेप पे बच्चे की वो 2 लाइन्स दिखती हैं, तब से एक माँ के इमोशंस जुड़ जाते हैं। और क्या हो जब उस माँ को पता चले कि सिस्टम की लापरवाही के चलते उन्होंने अपना बच्चा खोया है। और बाकी माँओं से भी उन्होंने अपील की है कि डायग्नोस्टिक के भरोसे ना रहें। लेकिन ये कहना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि जब भी प्रेगनेंसी पता चलती है, सबसे पहले महिलाएँ जो हैं, जो महिला चिकित्सक हैं, वो भी कहते हैं कि आप जाइए डायग्नोस्टिक सेंटर पर और वहाँ पर आपको रिपोर्ट मिलेगी, और उसी पर भरोसा भी किया जाता है। अमूमन हर महिला डायग्नोस्टिक सेंटर पर ही भरोसा करती है, क्योंकि रिपोर्ट्स तो वहीं से मिलती हैं। लेकिन जब ये पता चले कि वो डायग्नोस्टिक सेंटर ही आपके साथ धोखा कर रहा है और आपके बच्चे की जान, एक तरह से कह सकते हैं कि अभी सीधे आरोप तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन एक बच्चे की मौत का जिम्मेदार डायग्नोस्टिक सेंटर ही है। अपील की गई है कि माएँ सिर्फ डायग्नोस्टिक सेंटर के भरोसे ना रहें, क्रॉस चेक ज़रूर करें। और सबसे ज़रूरी बात है कि सिस्टम की लापरवाही से खुद को बचाएं और अपने बच्चे को भी बचाएं।